वेलकम बैक नाजरीन। ईरान की सूरत हाल पर हमारी गुफ्तगू जारी है। खालिद साहब, इसके अलावा अब ये जो ईरान की फ़ाइटिंग कैपेबिलिटी है, रेजिलियंस की बात हुआ करती थी कि इतना आसान नहीं है कि ईरान जो है वो सरेंडर कर देगा, लेकिन इस दफ़ा के जो डायनामिक्स हैं जिसमें IRGC की लीडरशिप, आपकी कमांडर इन चीफ़, इसके अलावा आयतुल्लाह हिमसेल्फ, सबको असैसिनेट कर दिया गया है। क्या लगता है आपको कि जो उनका मिसाइल्स का स्टॉक पाइल है, जिसको कहा जाता है कि उन्होंने 25-30 साल सिर्फ उसी को डेवलप किया है, हाउ लॉन्ग कैन दे फाइट, कितना दूर ले जा सकते हैं इसको? ट्रंप तो गालिबन कह रहे हैं 3 हफ्ते की जंग है सिर्फ ये। देखिए, बुनियादी तौर पर दो आपने सवाल किए हैं। एक लीडरशिप का तो देखिए, पिछले में उन्होंने 37 लीडर पहले दिनों में 1-2 दिनों में एलिमिनेट किए थे और अभी 40 किए हैं पहले दिनों में, लेकिन फिर भी इसराइल तक मिसाइल फायर होते रहते, जिसका मतलब है कि एक एलिमेंट ऑफ रिडंडेंसी, एक लेडर ऑफ सक्सेशन उनकी कामयाब रही पिछली दफ़ा भी। अच्छा। और मैंने जो अभी तक पढ़ा है इनका, कि इसमें ज़रूर है कि उनकी ओवरऑल लीडरशिप जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, इसमें तो कोई शक नहीं, जैसे आयतुल्लाह खामनेई थे, लेकिन एग्जीक्यूशन डिसेंट्रलाइज्ड है इनकी। अच्छा। जिसका मतलब है इन लोकल कमांडर्स को पता है हमारे क्या टारगेट्स हैं, पोटेंशियल क्या हमारी रेंजेस हैं, क्या हमारा पोटेंशियल थ्रेट हमें हो सकती है, वनरेबिलिटी हमारी, तो आई थिंक दे क्लियर अबाउट इट। वो उनको अपने बारे में पता है। जो आप कह रहे हैं कि स्टेमिना वॉर, डेफिनेटली मेरा मानना ये है कि इन्होंने 7 महीने में बहुत ज़्यादा डेवलप किया, स्पेशली सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो इन्होंने किए, और एयर टू सरफेस टू एयर, जिसका आप F-15 अभी एक हमें पता लगा कि एक शूट डाउन हुआ है, वो डेफिनेटली सरफेस टू एयर मिसाइल है जो इन 7 महीनों में एक्वायर्ड है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम चाइना। अच्छा। इनको प्रिजर्व करना ही तो सबसे बड़ी बात है। देखिए, वेपन की एक होती है लिथैलिटी और एक होता है सर्वाइवेबिलिटी। अगर वो सर्वाइव करेगा तो आप चलाएंगे। तो इनको पहले से पता है। जितना मैंने रिसर्च किया, मैंने अपनी भी एक डॉक्यूमेंट्री चैनल पर डाली थी, तो मैंने उसमें रिसर्च किया कि इन्होंने 500-500 फुट अंदर डीप पाथ बनाए, रैम्प बनाए हुए हैं। दे कम आउट, फायर एंड दे गो बैक, मतलब इस तरह करते हैं ये। लास्ट टाइम इन्होंने इसी तरह किया था। मेरा ख्याल ये है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सूट करती है इसको, अदरवाइज तो जाहिर है इनको बीटिंग इतनी हो रही है और इतनी टनेज हो रही है, बमबारी हो रही है, इतने B2 भी, जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि वो आ जाएं अगर, तो बहुत एट्रिशन होगी। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक तरह ईरान को सूट करती है, अगर ये पहला जो ब्लो है इसको अब्जॉर्ब कर सके तो, ये चंद दिनों का जो है। अच्छा। क्यों सूट करती है? क्योंकि बहुत जल्द अमेरिका की लोगों की ओपिनियन चेंज हो जाएगी। अब पहले दिन ही आपने देखा, जो एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे कि कांग्रेस ने भी कह दिया कि जी हमें ब्रीफ करें, फलां भी कह रहा है जी हमसे पूछा नहीं गया, कांग्रेस पहले ही ऑन बोर्ड नहीं है। ट्रेडिशनली आप हिस्ट्री को देखें, रिपब्लिकन जितने प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट रेगन से लेकर जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर एंड प्रेसिडेंट ट्रंप, सब ने 3-4 काम किए। कॉमन निकाल के बता देता हूं मैं आपको। टैक्स रेट, इकोनॉमी को बेहतर करने पे, और मिडल ईस्ट के एक मुल्क पर हमला करना। ये नॉर्म है, ये नॉर्म है मतलब। बिल्कुल। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप वो हैं, बाकियों का ठीक है, बाकियों ने कम अज कम जैसे एक डमी किस्म की यूनाइटेड नेशन से कांग्रेस से अप्रूवल करवाया, फिर कांग्रेस से अप्रूवल आया, तो फिर एक फॉर्मेलिटी सी दे दी, हुज्जत तमामी कहें चाहे कि किया जरूर, इन्होंने वो भी नहीं किया। इन्होंने कहा मोरालिटी होती नहीं है, मोरालिटी होती नहीं है। कमला हैरिसन को इन्होंने मजाक किया था कि यू सेंड योर बॉयज ऑन वॉर, आई विल नॉट, ऐसी, तो इसलिए लोगों ने वोट दिया इनको। वो बड़ी लंबी लिस्ट है कि किस किस ने इनको सपोर्ट कर दिया। वो 2013 का ट्वीट पड़ा हुआ है जिसमें ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि अब अमेरिका ईरान पे हमला करेगा क्योंकि ये डिप्लोमेटिक फेलियर करवाते हैं हमेशा, खुद वही कर दिया। लेकिन अब मुझे ये बताएं खालिद साहब कि लेट्स इमेजिन द सिनेरियो फॉर पाकिस्तान इन द वर्स्ट केस, कि ईरान के बॉर्डर पे, यानी कि तफ्तान पर अगर एक ऐसी रेजीम आ जाए, गॉड फॉरबिड, जो कि प्रो इजरायली और अमेरिकन पपेटरी के ऊपर बेस कर रही हो, तो इज इट अ बैड न्यूज़ फॉर अस? इट कुडंट बी वर्स, सिंपल। और वॉर से पहले भी मैं जहाँ भी मीडिया में या जहाँ भी बात करता था, मेरा मानना ये है, और मैं उस वक्त भी कहता था कि ये तो देखिए जो हमले हो रहे हैं एयर बेसिस पर, ये एक फिजिकल डिस्ट्रक्शन है जो रिकवरेबल है। ये कंटिन्यूस इनसिक्योरिटी एलिमेंट ऑफ, जिसको कहते हैं एंग्जाइटी क्रिएट नहीं हो रहा, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर रजीम आ जाती है तो इट इज़ टाइमलेस के सेंस में बात कर रहा हूँ। ये जो बेसिस हैं, जो ऑल साइड्स पर हुआ है हमला, किसी स्टेशन पर हो गया, किसी होटल की बिल्डिंग तबाह हो गई, रिकवर हो जाएगी ना। एग्जैक्टली। अगर आपके नेबरहुड में आ जाता है, और मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि अगर दुनिया में ईरान के बाद किसी को रजीम चेंज, खासतौर पर प्रो इजराइल और प्रो अमेरिका आ जाती है, तो मैं कह रहा था सबसे डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज ईरान के और पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान और टर्की को कह रहे हैं कि ये 2 कंट्रीज हैं जो इनटॉलरेबल हैं इजराइल के लिए। तो 3 बॉर्डर तो हमारे हो गए ना। फिर एक इंडिया का हम अभी फारिग हुए, अफगानिस्तान अभी भी एंगेज है, और एक और हॉस्टिलिटी हो जाए तो मेरा ख्याल है दिस इज द लीस्ट, जिसको मैंने कहा कि वी वुड लाइक टू हैव, दिस इज द मोस्ट डेंजरस। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे उस्मान साहब आपकी टेक क्या है कि अगर ये डायनामिक्स पॉलिटिकल यहाँ पर चेंज होते हैं, सो वी विल बी सराउंडेड बाय हाउंड्स एवरी कॉर्नर, क्योंकि एक तरफ जो है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, ये भी एनालिसिस किया जाता है कि अगर वहाँ पर ऐसी रजीम आती है तो बलूचिस्तान में हालात मज़ीद वॉलेटाइल होंगे, मज़ीद ख़राब हो जाएंगे।
सो जिस तरह से खालिद साहब बात कर रहे हैं, इज़ इट ट्रू कि इसके बाद जो टर्की और पाकिस्तान है वो बोन ऑफ कंटेंशन है इसराइल के लिए? जी डेफिनेटली। नफ्ताली बेनेट जो है 2021 के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पिछले हफ्ते भी तेल अवीव के अंदर जो अमेरिकन ज्यूश अफ्गान लॉबी थी उनके साथ कन्वर्सेशन की है और उसके जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो बाहर आए हैं और उसमें मैंने बात किया कि हमने शिया एक्सिस को तो डिसमेंटल कर दिया, अब ये जो नया एक्सिस बन रहा है सुन्नी एक्सिस जिसमें कतर है, पाकिस्तान है और टर्की है, और उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया हमारे न्यूक्लियर एसेट्स का। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली पॉइंट ऑफ कंसर्न तो है। 909 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं, 2 सूबे हमारे इंसर्जेंसी की लपेट के अंदर है। और याद रखें, अगर मजीद ब्रिगेड और BLA इंडिया के साथ रॉ के साथ राब्ते के अंदर है तो मेरे लिए ये मानना बड़ा आसान है कि वो मोसाद के साथ भी राब्ते के अंदर होंगे। तो इस वक्त वो अपना पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली मुझे लगता है वो कोई ना कोई इस तरह का मामला कर सकते हैं जिस तरह हमने देखा बखर्स में ये अपना धमाका हो गया और जिस तरह अर्बन सेंटर में वॉर को लेके आने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में वो कर रहे हैं ऑलरेडी ही है। और ये जो नेक्सस है पूरे का पूरा हमें समझने की जरूरत है। ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है पूरा, जिसमें तालिबान आते हैं, जिसमें इंडिया आता है, इजराइल आता है और UAE आता है, जिसने दुबई डिप्लोमेसी 2024 में शुरू की थी है। तो हमें समझने की जरूरत है जो मुख्य लड़ाई है वो या बिटवीन हार्ड एंड रॉक प्लेस है। तो पाकिस्तान के लिए नो डाउट वो वॉर को जो है हमारे दरवाजे तक लेके आ चुके हुए हैं। और अगर कोई रजीम चेंज होता है जो कि अनलाइकली है, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का सिस्टम इंटैक्ट है बहुत मुश्किल है। और याद रखें आयतुल्लाह अली खामनाई आर्बिटर का रोल प्ले कर रहे थे, अली लारजानी को वो पहले ही डेलीगेट कर चुके हैं पावर। और वहाँ सिस्टम को समझने की जरूरत है कि वहाँ के ऊपर कोई वन मैन नहीं है कि सद्दाम हुसैन गिरा और लिबिया के अंदर कदाफी गिरा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। यहाँ के ऊपर कलेक्टिव वे आउट है, जिस कलेक्टिव वे के तहत डिसीजन मेकिंग की जाते हैं। यहाँ पे नेशनल उनकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एक्सपीडेंसी काउंसिल, उनकी डिफेंस काउंसिल है। और फिर वैसे भी इसराइल जो है देखें एलिमिनेट कर दिया उसने हमास की, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की तमाम टॉप लीडरशिप। तो क्या वो अपने अहदाफ हासिल कर पाया? क्या हमास खत्म हो गई है? तो मेरे ख्याल में चीजें जो है वो बिल्कुल बड़े उस लेवल की ऊपर चली गई हुई हैं कि शायद वो चीजें उनको उस तरीके से ना मिल सकें। लेकिन जिस तरीके से इजरायली क्लेम कर रहे हैं कि रजीम को जो है ना कमजोर करना उनका असल मकसद है, और वो मुझे लगता है काफी हद तक उसमें कामयाब हो जाएंगे। बाकी इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, वो सारे मामला साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि जंग अगर खत्म भी होती है तो हमारे लिए खतरा जो है वो बाकी रहेगा। लेकिन उस्मान साहब ये एक और सिनेरियो भी डिस्कस होता है कि अगर ये टग ऑफ वॉर इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि रिप्लेस कौन करेगा आयतुल्लाह को, तो फिर IRGC किसी मिलिट्री लीडर को भी बैक कर सकती है, क्योंकि 22 मेंबर कमेटी तो है वैसे जिसने फाइनलाइज करना है। कॉन्स्टिट्यूशनली चलें तो फिर तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर वो सब कुछ एरोड ही हो गया देन व्हाट हैपन्स? जी डेफिनेटली ये तो अपना बातें हो रही हैं कि अगर वहाँ के ऊपर जो है कंसेंसस नहीं होता तो IRGC का जो रोल है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और कोई हार्ड लाइनर और ग्रुप आ सकता है जो IRGC से के अंदर से ही है। तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन अभी जिस तरह से वो टाइम ले रहे हैं, अगर वाकई मुतबादल की आदत पहले से तैयार थी तो इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। गार्डियन काउंसिल का बंदा आ गया, चीफ जस्टिस आ गए, मसूद पेज़ेश्कियान इस वक्त वहाँ के ऊपर है, तो शायद कोई अगले 24 घंटों के अंदर वो नामजद कर दें। अगर वो जैसा हमें बताया गया 2-3 टीयर बना दी गई हैं उसकी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सिचुएशन के अंदर IRGC कुछ ऐसा करेगी जिससे वो इंटरनल डिस्कॉर्ड जो है वो वाज़ेह हो। शायद बात के टाइम के ऊपर कोई उनका रोल जो इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, क्योंकि इस वक्त सारा डिसीजन मेकिंग का मैकेनिज्म मुझे लगता है उनके हाथ में दे दिया गया होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि वो हर चीज जो है इसके साथ डिसीजन मेकिंग का जो नया ये पैटर्न इन्होंने बनाया उनको पूछ के करें, क्योंकि जिस तरह की वॉर वेज हुई हुई और जिस तरह से मल्टीपल आप कह लें कि उन्होंने जगह के ऊपर अपना इंगेज किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त IRGC का बड़ा रोल है वहाँ के ऊपर। बिल्कुल है, और अगले 48 घंटों में जिस तरह से आप कह रहे हैं चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, उस्मान शाहिद साहब, जौहर सलीम साहब। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।